हम लोग देख रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण जुलाई की। तो उसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग हैं आर्थिक परिदृश्य पर, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। तो शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट है आर्थिक वृद्धि में कटौती। आर्थिक वृद्धि दर में कटौती। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यूएन की एक एजेंसी है। बाई किसने किया है कटौती? एक ये किया है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी जिसका नाम है UNDESA, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, आर्थिक और सामाजिक मामले विभाग। और कटौती कर की है तो आर्थिक वृद्धि दर का जो अनुमान लगाया है वो कितना है? 6.3% भारत के लिए है। और बताया है कि इसके बावजूद भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। मजबूत अर्थव्यवस्था इसके बावजूद बनी रहेगी। ठीक। यहाँ एक बात आपको ध्यान देने योग्य ये है कि कई संस्थाओं के अनुमान आते हैं, तो आपको सभी संस्थाओं के अनुमान याद नहीं रखने हैं। जैसे कि इकोनॉमिक आंकड़े हैं, हर संस्था अपने अपने अनुमान जारी करती है। जैसे आप देखते होंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये अपनी रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है कि कौन जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो इसमें वो अपने भारत के, विश्व के जो है ग्रोथ रेट बताता है, आर्थिक वृद्धि। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक जारी करती है। ठीक। इसके अलावा एशियाई डेवलपमेंट बैंक के आंकड़े आते हैं। ठीक है। इसके अलावा भारत में अगर देखोगे तो आरबीआई के आंकड़े आते हैं हर मंथली लगभग। इसके बाद आप मोस्पी के आंकड़े आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, भारत की है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय के, प्राइवेट एजेंसी के तो जो आते हैं वो तो आते ही हैं, उनको तो छोड़ दीजिए। ठीक है। इसके अलावा जब आप बजट पढ़ते हैं तो उसमें आता है प्रोजेक्शन क्या है। तो ये सब चीज़ें आती हैं, हमें कुछ चीज़ों पर फोकस करना होता है। मेजर तो ये बहुत ही छोटी संस्था है। छोटी संस्था नहीं है बट इन द सेंस इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। ठीक है। तो इन सब के आते हैं, तो हमें मेजर देखना होता है। जैसे बजट का हमारा आंकड़ा आया या आरबीआई ने कहा है, मोस्पी का है या वित्त मंत्रालय का है या वर्ल्ड बैंक का है, इनके तो एक जनरली आइडिया रखना होता है कि घट रहा है बढ़ रहा है क्या है। हमें एकदम फैक्चुअल नहीं याद रखना होता है, एटलीस्ट यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट, भारत में खनिज उत्पादन का स्तर क्या है? इसमें कुछ खास आंकड़े दिए नहीं हुए हैं, तो जो दिए हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट हैं वो भी। ये किसने जारी किया है इसके आंकड़े, ये कौन बता रहा है? ये खान मंत्रालय बता रहा है, भारत का मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो उत्पादन के आंकड़े देखते हैं। पहला है लौह अयस्क का। तो ये जो आंकड़े आए हैं लौह अयस्क के, उसमें बताया गया है कि भारत उत्पादन में, लौह अयस्क के उत्पादन में चौथे नंबर पर, फोर्थ रैंक है।
विश्व में। इसके अलावा एक आया है बॉक्साइट ऐश का, बॉक्साइट ऐश को बोलते हैं और, तो बॉक्साइट ऐश लिख सकते हैं आप लोग ऐसे ही। इससे हम क्या उत्पादन करते हैं बॉक्साइट ऐश से? एल्यूमिनियम। क्वेश्चन पूछा जाता है बॉक्साइट किसका ऐश है, तो एल्यूमिनियम का है, और इसके उत्पादन में भारत का नंबर कौन सा है? सेकेंड। ये दो इम्पोर्टेंट थे उसमें से जो हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट है अमेरिका, यूक्रेन दुर्लभ खनिज समझौता। इसमें क्या है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि दोनों के बीच खनिजों को लेकर समझौता हुआ है। तो दुर्लभ खनिज समझौता हुआ, तो दुर्लभ खनिज क्या होते हैं पहले ये पता होना चाहिए। इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स। पहले ये पता करते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। रेयर अर्थ मतलब क्या ये पाए ही दुर्लभ जाते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं? तो ऐसा नहीं है कि ये रेयरली पाए जाते हैं, तो ये दुर्लभ नहीं है उपलब्धता में, मतलब ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। ये मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो रेयर क्यों है? रेयर इस सेंस में है कि इनका निष्कर्षण, इनको प्राप्त करना, चूँकि निष्कर्षण करना पड़ता है इनको, बहुत कठिन है। कठिन है क्यों? कारण क्या है, हमारे पास अभी विश्व में तकनीकी उन्नति, तकनीकी उपलब्ध नहीं है, श्रेष्ठ तकनीकी नहीं है, और जो तकनीकी उपलब्ध है उच्च तकनीकी नहीं, बेहतर से होगा उच्च। और दूसरा, जो उपलब्ध है उससे निष्कर्षण करना बहुत ही अधिक खर्चीला है। तो इस प्रकार से ये जो मिनरल्स हैं इनकी उपलब्धता क्या हो जाती है? सीमित हो जाती है। इन सब के बावजूद, इतनी समस्या है इसके बावजूद, चीन का, चीन का नहीं, चीन की मोनोपोली है, ठीक है, चीन का एकाधिकार हिंदी में हो जाएगा। इनके निर्यात में। अब पूरी बात यहाँ से समझेंगे, यहीं से स्टोरी शुरू होती है इस समझौते की। एकाधिकार है, मोनोपोली है, इसका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यह 90% लगभग निर्यात करता है। विश्व का 90%, मतलब विश्व को जितनी ज़रूरत है उसका 90% यह आपूर्ति, विश्व का 90% यह आपूर्ति करता है चीन अकेले। इसका मतलब ये हुआ कि चीन पर निर्भर है पूरा विश्व। रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए जब हमने विश्व कह दिया तो कौन कौन निर्भर है? एक तो अमेरिका है ही,
हम दूसरा अपने आप को रखते हैं, दैट इज भारत। भारत भी इसी पर निर्भर है रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। अब इम्पोर्टेंस क्या है रेयर अर्थ मिनरल्स का, ये समझते हैं, तब ये समझ में आएगा रेयर अर्थ मिनरल्स का यूज क्या है जो इतना हम पढ़ रहे हैं। यूज ये है, अगर आपको लैपटॉप बनाना है तो उसके लिए भी चाहिए, आपको एलईडी बनानी है, एलसीडी बनानी है, ठीक है, कंप्यूटर बनाना है, मोबाइल बनाना है, ठीक है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में एयरक्राफ्ट बनाना है, आपको रडार बनाना है, सैटेलाइट्स बनाने हैं, क्योंकि सैटेलाइट्स में रडार लगते हैं, मिसाइल बनाना है। तो इन सब चीज़ों में इन रेयर अर्थ मिनरल्स का उपयोग होता है, बड़ी मात्रा में होता है। तो अगर ये मिनरल्स नहीं होंगे तो ये सारे उपकरण नहीं बन पाएंगे। और आपकी जो ईवी होती हैं उसमें बहुत लगता है, आपकी कार में लगता है, ठीक है। जब ये नहीं होंगे तो इन सब का उत्पादन क्या होगा, प्रभावित होगा। और किसी एक देश पर निर्भर रहना किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि 90% ये निर्यात कर रहा है विश्व को, विश्व की 90% ज़रूरतें चीन पूरा कर रहा है। तो ये जब चाहे अगर बंद कर देगा तो बाकी विश्व क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा। यही अमेरिका नहीं चाहता है और भारत भी नहीं चाहता है। और आपने अगर पेपर पढ़ा होगा अभी इस बीच में तो देखा होगा चीन ने इनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। कैसे लगाया है प्रतिबंध, कहा है अपने वहाँ की जो कंपनियां हैं इनकी कि लाइसेंस लेकर निर्यात करेंगे आप, और लाइसेंस ये दे नहीं रहे हैं, लाइसेंस द्वारा निर्यात शुरू कर दिया है। क्यों नहीं दे रहा है, उसका कारण है चीन का अमेरिका से चल रहा युद्ध। तो चीन भी तो काउंटर करेगा अपना। चीन बनाम अमेरिका जो टैरिफ वार चल रहा है, तो अमेरिका ने क्या किया, टैरिफ बढ़ा दिया है चीन की वस्तुओं पर, तो चीन ने भी बढ़ा दिया है। तो ये छोड़िए, खैर हम आ गए दुर्लभ खनिज की ज़रूरतें। तो अमेरिका को वहाँ से मिल नहीं रहा है, तो अमेरिका को यहाँ विकल्प मिला यूक्रेन। तो यूक्रेन से अमेरिका ने समझौता कर लिया है। क्यों किया है, रीज़न आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जियोपॉलिटिकल। और यूक्रेन बाध्य क्यों हुआ है वो बाद में चर्चा करते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन समझौता कर लिया, अब इसको मिलेगा सस्ती दरों पर, ये सब मिल जाएंगे, सस्ती दरों पर मिनरल्स मिल जाएंगे, और ये अपनी ज़रूरतें पूरा कर लेगा, चीन पर निर्भरता भी कम हो जाएंगी। और ये रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं मिनरल्स। यूक्रेन को क्या मिलेगा इसमें, इसके लिए इन्होंने एक फंड का गठन किया है जिसका नाम है यूएस यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन फंड। इसके माध्यम से यूक्रेन को मिलेगा पैसा, और इस पैसा का उपयोग कर पाएगा जो रूस के खिलाफ युद्ध हो रहा है। क्योंकि ये डील इसी बात पर हुई है, क्योंकि जो अमेरिका है वो यूक्रेन का साथ देगा युद्ध के, रूस के खिलाफ में। क्यों, युद्ध जो हो रहा था यूक्रेन का और रूस का, उसमें अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहा था, लेकिन अमेरिका ने देखा मौका, यूक्रेन की पोजीशन हुई कमज़ोर, तो उसने कहा कि अब हमको ये समझौता करेंगे तभी हम आगे सैन्य सहायता देंगे।
तो सैन्य सहायता इसके केंद्र में है, तो इसी वजह से मजबूरन यूक्रेन को ये समझौता करना पड़ा। ये हो गई इस समझौते की पूरी चीज़ें। यहाँ जो यूज आप लिख रहे थे, जैसे कि परमाणु ऊर्जा में भी यूज होता है, आप बैटरी बनाते हैं वहाँ भी यूज होता है। बैटरी जान रहे हैं हर चीज़ के केंद्र में है, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है पूरा समझौता। नेक्स्ट, अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड सीज फायर, व्यापार सीज फायर, ये है क्या? सीज फायर मतलब होता है रोक। इन दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर टैरिफ बढ़ा दिया था। टैरिफ जब बढ़ा दिया गया था तो कब से लागू होगा, इसी को रोक दिया है। यही है न्यूज़ कि अभी लागू नहीं करेंगे, जो टैरिफ हमने बढ़ाया है इसी को स्टे कर दिया गया है कि बाद में लागू करेंगे। सिर्फ इसका इतना ही मतलब है। यहाँ एक चीज़ आप समझ लेंगे, अमेरिका और चीन विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं? विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, पहला है अमेरिका, दूसरा है चाइना, और तीसरा है जर्मनी। ये पीपीपी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। चौथा भारत हो गया है। अब इन दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच अगर वार चल रहा है, वार कौन सा? टैरिफ वार। एक वार होता है जो मिसाइल लेके होता है, एक है टैरिफ वार। टैरिफ वार क्या है कि शुरुआत हुई, अमेरिका ने बढ़ा दिया, चीन से जो वस्तुएं आ रही थी अमेरिका उन पर दरें बढ़ा दी, टैरिफ रेट्स। तो चीन ने भी क्या किया, यहाँ से जो वस्तुएं जा रही थी उन पर टैरिफ बढ़ा दिया। टैरिफ मतलब शुल्क, टैक्स की दरें जो वस्तुओं पर लगाते हैं, कस्टम ड्यूटी वगैरह। तो इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ, इसको रेसिप्रोकल टैरिफ से बेहतर है डो नॉट कॉल इट रेसिप्रोकल टैरिफ। वो थोड़ा सा कंसेप्ट में चेंज है। तो ये जो टैरिफ की दरों में जो बढ़ोतरी दोनों देशों ने की, दिस इज कॉल्ड एज टैरिफ वॉर। रेसिप्रोकल टैरिफ का कंसेप्ट अमेरिका से जुड़ा हुआ है एक्चुअली। अमेरिकी प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का कंसेप्ट है रेसिप्रोकल टैरिफ का। कोई आपसे पूछता है तो आप क्लियर रहिए कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है। अमेरिका की रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी, इसका मतलब सिर्फ ये है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट महोदय या अमेरिका का सिर्फ कहना ये है कि जो देश हमारे मतलब अमेरिकी उत्पादों पर जितना टैक्स लगाएगा, टैरिफ या टैक्स, उतना ही हम लगाएंगे, उतना ही हम भी लगाएंगे। हम भी मतलब अमेरिका, हम भी उस देश से आयातित उत्पादों पर लगाएंगे। आयातित उत्पाद या वस्तुएं, वस्तुओं लिखिएगा, वस्तुओं पर लगाएंगे। ये है रेसिप्रोकल टैरिफ का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। पोर्ट का मतलब आप लोग जानते ही, ये बंदरगाह होता है, और इसका नाम है विझिंजम। यह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन गया है। तो जो विझिंजम पोर्ट है, इसका लोकेशन कहाँ है? ये स्थित है त्रिवेंद्रम में। त्रिवेंद्रम पुराना नाम है, वर्तमान नाम है तिरुवनंतपुरम। और ये राजधानी किसकी है? केरल की। लोकेशन ये यहाँ पर स्थित है। ठीक, ये हो गया विझिंजम। अब आगे समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। तो पहली बात, यह गहरा बंदरगाह है, डीप वाटर पोर्ट है। गहरा बंदरगाह है। कितना गहरा? 18 से 20 मीटर तक। फ़ायदा क्या है इसका? जब कोई गहरा होता है तो लाभ क्या है? लाभ ये है कि बड़े बड़े जहाज जो हैं, बड़े बड़े जहाज यहाँ आ सकते हैं। सामान लाद कर। एंड यहाँ से जा भी सकते हैं सामान लाद कर। यहाँ से जा भी सकते हैं। सामान को बोलते हैं कार्गो। स्पेसिफिक शब्द है कार्गो। लाद कर या लेकर। ये हुआ गहरे बंदरगाह का फ़ायदा। दूसरी इसकी क्वालिटी है, डीप वाटर पोर्ट हो गया। तीसरी क्वालिटी है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। क्या है? भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इसका मतलब भारत के पास बहुत सारे बंदरगाह तो हैं, मुंबई है, चेन्नई है, कलकत्ता है। ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है। तो ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ऐसे पोर्ट होते हैं, ऐसे बंदरगाह जहाँ पर बड़े जहाज़ों से, जहाज़ समझ गए, जो लेकर आते हैं सामान, से सामान, दैट इज कार्गो, छोटे जहाज़ों पर लादा जाता है। या फिर छोटे जहाज़ों से सामान उतार कर
सामान बड़े जहाज़ों पर लादा जाता है। और ये संभव हो सकता है कब? जबकि बंदरगाह हो गहरा। अब ये क्या है, इसकी एक और खासियत क्या होती है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की? यह कोई डेस्टिनेशन पोर्ट नहीं होता है। यह डेस्टिनेशन नहीं होता है और ना ही यहाँ से उत्पत्ति होती है, ना ही ओरिजिन होती है व्यापार की। इसका मतलब ये हुआ, अब इसको व्यवहार में समझिए जो हमने समझाया। जैसे मान लीजिए कि ओमान एक देश है कोई, ओमान मत लीजिए, सऊदी अरब ले लीजिए। सऊदी अरब से एक जो कच्चा तेल है उसका टैंकर मान लीजिए, इसको जाना है बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश के पास डीप सी पोर्ट नहीं है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है। डीप सी पोर्ट हो तो काम हो ही जाए, डीप सी पोर्ट है ही नहीं। डीप सी पोर्ट नहीं है, भारत के पास भी नहीं था अब तक। तो अब क्या होगा, क्या होता था, ये आपका बांग्लादेश मान लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ से सामान आता था लद के, उतरता था कोलंबो में। ठीक है, कहाँ उतरता था? तो बड़ा जहाज़ आएगा ये सामान लेके यहाँ तक, और यहाँ से छोटे छोटे जहाज़ आएंगे, फिर ये सामान लदेगा छोटे जहाज़ों पर, अभी छोटे जहाज़ लेकर यहाँ जाएंगे और यहाँ पहुँच जाएगा। इस तरह से यहाँ कोलंबो वाला जो बंदरगाह था वह ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का काम करता था। किसका काम करता था? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का, भारत के लिए भी और आसपास के जो देश है जैसे कि आपका बांग्लादेश है, बाकी देशों के लिए भी। इसलिए भारत के लिए बहुत ज़रूरी था ये बंदरगाह। ठीक, तो ये यहाँ पर लोकेटेड था कोलंबो, जहाँ से सामान उतार के आगे जाता था। इसी तरह से जब भारत का सामान आता था तो भी यहीं उतरता था और यहाँ से हमारे मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, जो भी जाना है, इधर जाना है मुंबई, जाता था। क्योंकि इतना बड़ा जो पोर्ट होता, ये जहाज़ होता था कंटेनर शिप, उसको हम मुंबई पर नहीं उतार सकते थे। एक सामान आने वाला, दूसरा हमें जब सामान भेजना होता था, क्या होना, भेजना होता था, तो हम छोटे छोटे जहाज़ों पर लाद कर यहाँ से यहाँ लाते थे कोलंबो में, फिर यहाँ से बड़े जहाज़ पर लगता था और फिर जहाँ भेजना होता था वहाँ जाता था। यही काम है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का। अब जो कोलंबो काम कर रहा था अब वही काम करेगा हमारा यहाँ पर स्थित जो है विझिंजम पोर्ट। अब विझिंजम पोर्ट के बनने के फ़ायदे आपको समझ में आ गए होंगे। क्या होगा, इससे हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी। विदेशी निर्भरता हमारी कोलंबो पर थी, विशेष रूप से कोलंबो और सिंगापुर पर, चूँकि दोनों हमारे नज़दीक पड़ते हैं। तो विदेशी निर्भरता कम होगी, किस मामले में? आयात और निर्यात के लिए, वस्तुओं का आयात और निर्यात करना है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको पोर्ट के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए, प्लस एनालिसिस आनी बहुत ज़रूरी है। आयात निर्यात पर निर्भरता कम होगी और इससे हमारे देश में हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। मान लीजिए कल को श्रीलंका अपना पोर्ट बंद कर दे हमारे लिए, तब हम कैसे काम चलाएंगे? फिर सिंगापुर जाना पड़ेगा, और कल को सिंगापुर भी बंद हो गया तो क्या करेंगे? तो हमारे पास अपना रहेगा विंजम पोर्ट। तो भारत
आत्मनिर्भर हो गया इस मामले में। जब भी आत्मनिर्भर होते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो फ़ायदा क्या होगा? अब यहाँ पर पोर्ट हुआ तो रोजगार भी सृजन होगा, ये सब फायदे हैं उसकी। प्लस बाकी लोगों का सामान हम यहाँ से भेज सकते हैं, तो हमको आय भी मिल जाएगी कुछ ना कुछ। ये तो हो गया इसके बारे में। अब ये हमने जो बनाया है क्या बंदरगाह, इसके बारे में एक और बात, ये हमने बनाया है पीपीपी मोड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक का मतलब होता है यहाँ सरकार। तो यहाँ केरला सरकार और केंद्र सरकार ने सहयोग किया है, और केंद्र, और प्राइवेट में अदानी ग्रुप की कंपनी है। तो दोनों ने मिलकर बनाया है। तो ये भारत के लिए क्या है, बहुत ही बेहतरीन कदम है। इससे भारत क्या होगा, आत्मनिर्भर होगा, और विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता घटेगी। अब विदेशी बंदरगाह कौन सा है? एक तो हमारे लिए कोलंबो है यहाँ, दूसरा है सिंगापुर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लास्ट में, इसके बनने से कोलंबो एंड सिंगापुर जैसे बंदरगाहों पर भारत की निर्भरता घटेगी, पर भारत की निर्भरता घटेगी। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है जातिगत जनगणना। ये हम टॉपिक हमने द हिंदू में खूब कवर किया है इन डिटेल। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं, इसी मई में मिल जाएगा आपको इनिशियल टॉपिक्स में। जातिगत जनगणना ये क्या है, पहले हम इतिहास समझते हैं इसका थोड़ा सा, ताकि आपको पता हो। जैसे इसका उल्लेख कहाँ मिलता है जनगणना का, जातिगत जनगणना का नहीं, हम अभी जनगणना की चर्चा कर रहे हैं। उल्लेख की बात आपसे कोई करता है, दो चीज़ों का उल्लेख करिए, चाणक्य की अर्थशास्त्र का और आयने अकबरी का, जो किन्होंने लिखी थी, ये अबुल फजल की है, और ये है चाणक्य की। इन दोनों ही जगहों पर इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद भारत में अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश काल की बात करते हैं। ब्रिटिश काल में 1947 तक इन्होंने पहली जनगणना करवाई, ब्रिटिशर्स ने। भारत में पहली जनगणना हुई 1872 में। कार्यकाल किसका था? लॉर्ड मेयो के समय। ये पूछा जाता है आप लोगों से बहुत सारा। इसके बाद नियमित जनगणना कब से शुरू हुई? नियमित मतलब रेगुलर रूप से। रेगुलर कितनी रेगुलर थी बताते हैं। तो नियमित जनगणना 1881 शुरू हुई, और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रिपन, जिसे कहा जाता है भारत में स्वशासन का जनक। नियमित जनगणना का मतलब है कितना नियमित थी? प्रति 10 वर्ष पर। अब यहाँ से जनगणना जब शुरू होती है तो लगातार जातिगत जनगणना होती है। हुई। कब तक करवाई गई जातिगत जनगणना? अब हम जातिगत जनगणना वाले पॉइंट पर आ गए हैं। यह करवाई गई 1931 तक हुई।
ठीक। और इसके आंकड़े भी पब्लिश हुए, डेटा भी पब्लिश हुआ। 1941 में भी करवाई थी जातिगत जनगणना, लेकिन डेटा पब्लिश नहीं करवाया गया उसका। ठीक है। इसी आंकड़े का प्रयोग जो मंडल कमीशन है उसने भी इसी आंकड़े का प्रयोग किया है, मंडल आयोग ने। काका कालेलकर आयोग बना था पिछड़ा आयोग, उसने भी यही आंकड़े लिए थे। ठीक है। यहाँ तक सबकी जनगणना करवाई गई जातिगत। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद मतलब 1947 के बाद यह जनगणना बंद करवा दी गई। जातिगत जनगणना नहीं करवाई गई इसके बाद। जनगणना हुई लेकिन जातियों की गणना नहीं की गई। यहाँ पर एक क्लॉज क्या है, लेकिन एससी एससी और एसटी की जनगणना होती रही, कि जाति गणना होती रही, कि जातिगत जनगणना होती रही। अभी भी चल रही है। अब ये जो घोषणा हुई है जातिगत जनगणना की, अब 2026 की जनगणना जो होगी, सेंसस में क्या होगा, सभी जातियों की गणना होगी। अभी सभी जातियों की नहीं हो रही थी, केवल एससी और एसटी की हो रही थी। सभी जातियों की गणना होगी कि कौन किस कास्ट का है उसकी। इसलिए कहा जा रहा है कि 2026 की जनगणना यह स्वतंत्र भारत की पहली जातिगत जनगणना होगी। ठीक। यह स्वतंत्र भारत की पहली तो होगी ही, यह पहली डिजिटल जनगणना भी है। क्यों? यह मोबाइल से करवाएंगे, ऐप के थ्रू। पहली डिजिटल जनगणना, टैबलेट देंगे, टैबलेट से करवाएंगे, तो डिजिटल सेंसस भी होगा ये पहला। ठीक। यहाँ जो चेंज अभी एस सी का हो ही रहा था, तो इसमें जुड़ेगा कौन? इसमें SC ST का तो चल रहा था, पहले से था इनका। तो अब जो नए जुड़ेंगे वो कौन है? नए में आपका जो OBC और जो सामान्य वर्ग है, जनरल, इनका, ये भी इसमें जुड़ जाएंगे। तो इस सभी जातियों की गणना इसमें हो जाएगी। ठीक। यहाँ पर कुछ, जैसे भारत में जो जनगणना होती है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जनगणना के बारे में, जैसे जनगणना संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है, इसका मतलब क्या होता है? जनगणना के संदर्भ में कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। तो इसी तहत जनगणना अधिनियम बनाया केंद्र सरकार ने, जिसको बोलते हैं सेंसस एक्ट। कब का है? 1948 का है। इसी अधिनियम के तहत शक्ति मिली है केंद्र सरकार को, और वह करवाती है। शक्ति है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार जनगणना नहीं करवा सकती। और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय करवाता है जनगणना? गृह मंत्रालय। और इसमें गृह मंत्री हैं मिस्टर अमित शाह। गृह मंत्रालय में एक विभाग है रजिस्ट्रार जनरल। रजिस्ट्रार जनरल।
एंड सेंसस कमिश्नर, इसके द्वारा ये जनगणना करवाई जाती है। तो अभी अधिसूचना जारी हो गई है इसकी जनगणना की, और इसमें रेफरेंस पीरियड माना गया है 2026 की जनगणना में रेफरेंस पीरियड होगा 31 अप्रैल 2027। ये रेफरेंस पीरियड माना गया है, मतलब यहाँ तक जनगणना कैलकुलेट की जाएगी। नेक्स्ट, रक्षा उत्पाद निर्यात को लेकर है। रक्षा उत्पाद का मतलब डिफेंस प्रोडक्ट, जैसे मिसाइल है, गन है, एयरक्राफ्ट है, इनका निर्यात कैसा है भारत में। तो भारत ने इनका निर्यात किया है। भारत का निर्यात सर्वोच्च स्तर पर है इस समय। कहा गया है कि 34 गुना बढ़ गया है भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट, और इतना हो गया है कि 2024 34 गुना किसके रेफरेंस में, उसको छोड़ दीजिए, बस 34 गुना बढ़ गया है बताया गया है। 24-25 में हमने निर्यात किया है लगभग 23,622 करोड़ का। डेटा वन सेकेंड याद नहीं करना है। और 80 देशों को हमने निर्यात किया है। और यहाँ आपको जो याद रखना है वो ये है कि 2029 तक का हमारा जो लक्ष्य है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो वो है 50,000 करोड़ का। CR का लक्ष्य है। इसका फ़ायदा क्या है, या इसका परिणाम हम जो देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। हो नहीं पाया है, हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारत ने इसके लिए प्रयास किया है। 2 प्रयासों के नाम अगर आप लिखना चाहते हैं, मेक इन इंडिया कैंपेन सरकार जो चला रही वो, और आत्मनिर्भर भारत। इसके अलावा बहुत सारे प्रयास हुए, बट हमें इसी से काम चला लेना है। नेक्स्ट क्या है, गन्ना का उचित एवं लाभकारी मूल्य घोषित। उचित और लाभकारी मूल्य घोषित। उचित और लाभकारी मूल्य FRP बोलते हैं इसको, FRP, फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस। तो किसके लिए घोषित किया गया है, चीनी सत्र है, चीनी का मतलब यहाँ शुगर है, 2025-26 के लिए घोषित किया गया है। और कितना घोषित किया है FRP, फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस, उचित और लाभकारी मूल्य। ₹355 क्विंटल। एक क्विंटल में 100 kg होता है, ठीक है, ये घोषित किया गया है। अब देखिए इसकी अनुशंसा कौन करता है, किसकी, FRP की। अनुशंसा मतलब रिकमेंडेशन, अनुशंसा करता है CACP,
वही है जो एमएसपी के लिए करता है। सीएसीपी क्या है? सीएसीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइस। एंड प्राइस, कृषि मूल्य और लागत आयोग, ये अनुशंसा करता है। और अनुमति कौन देता है या अनुमोदन? कभी कभी पूछते घोषित कौन करता है? सब एक ही बात है, ये करता है CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। और इसकी अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्षता पीएम करता है। ठीक। जो फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस होता है यह न्यूनतम मूल्य होता है, अधिकतम मूल्य नहीं होता है। एमएसपी जैसा है, न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर खरीदने के लिए कहती है। और ये जो घोषित किया गया है न्यूनतम मूल्य, वो A2 और FL पर घोषित होता है। A2 प्लस FL का 50% सरकार घोषित करती है लगभग। ये तो आपका FRP हो गया। FRP के अतिरिक्त कुछ राज्य सरकारें FRP से अधिक मूल्य घोषित करती हैं गन्ना के लिए, जिसे बोला जाता है SAP। ये क्या है? स्टेट एडवाइज्ड प्राइस, राज्यों के द्वारा दिए जाने वाला पैसा। कौन कौन सी सरकारें घोषित करती है? जैसे राज्य की, जैसे आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार, पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर ऐसा होता है। और राज्य सरकारें ऐसा कर सकती हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो कौन सी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं जिनके 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो 3 योजनाएं हैं। पहली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इन तीनों ही योजनाओं की शुरुआत हुई थी 2015 में। 3 योजनाएं जो हैं इनकी सबकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। तो 25 में 10 वर्ष पूरा हो गया। तो इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो PM जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसमें जो योग्यता होना चाहिए
कौन व्यक्ति यह बीमा ले सकता है, उसके लिए एज फिक्स की गई थी 18 से 50 वर्ष। इस उम्र के बीच है तो आप बीमा ले सकते हैं। और इसके तहत आपको सुरक्षा मिलेगी 1 वर्ष की, मतलब हर वर्ष आपको ये बीमा करवाना पड़ेगा। और इसका जो प्रीमियम है, प्रीमियम का मतलब आपको किस्त, आप लोग सुनते हैं जो किस्त हर महीने हर साल देनी पड़ेगी। इसकी जो किस्त है, सालाना किस्त है 436 रुपये। 436 रुपये वार्षिक आप दे दीजिए। 1 साल के लिए आपको ये बीमा योजना मिल जाएगी। लाभ क्या है इस योजना का? क्योंकि ये बीमा है जीवन बीमा, तो मृत्यु होने पर, किसी भी वजह से मृत्यु हो, किसी कारणवश, मतलब नेचुरल डेथ भी हो गई तो भी, मृत्यु होने पर आपको 2 लाख रुपए का बीमा होता है। तो 2 लाख रुपए मिलेंगे किसको? जो नॉमिनेटेड मेंबर हो, नामित होगा सदस्य, घर का सदस्य जो भी होगा उसको मिलेगा। तो ये हो गया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। दूसरी कौन सी योजना थी? एक तो ये हो गई, और दूसरी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये क्या योजना थी? ये थी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बीमा। किस चीज़ का बीमा इसमें होता था? तो बताया गया दुर्घटना के कारण, दुर्घटना बीमा, एक्सीडेंट हो गया उसका बीमा। तब एक्सीडेंट जब हो गया तो उसमें अगर आपकी मृत्यु हो गई, हो सकता है, सॉरी, मतलब जो इंश्योरर है बीमा का, जिसका बीमा हुआ, उसकी अगर मृत्यु हो जाए तो, या हो सकता है वो विकलांग हो जाए, तो मृत्यु की स्थिति में उसको बीमा मिलेगा 2 लाख का, उसका या उसके परिवार को, उस जो भी नामित सदस्य होगा उसको मिलेगा। और अगर विकलांग होता है तो उसकी अनुपातिक रूप से है ये, कितना नुकसान हुआ है। तो 2 लाख का बीमा है ये मैक्सिमम। ये भी 2 लाख का, ये भी 2 लाख का है। इसमें क्या है, ये कवर है, बीमा कवर, ये चीज़ें कवर करेगा। और इसमें प्रीमियम कितना है? प्रीमियम दैट इज किस्त। आम आदमी जो बोलता है कि किस्त कितनी देनी पड़ती है, तो किस्त है 20 रुपया वार्षिक। और ये लाभ अगर 20 रुपये आप देते हैं तो 1 साल के लिए मिलेगा आपको लाभ। ये हो गई आपकी सुरक्षा बीमा योजना। तीसरी बीमा योजना थी अटल पेंशन योजना। तो ये पेंशन वाली योजना है। ये कौन सी योजना है? पेंशन स्कीम है। तो इसमें मिलेगा पेंशन। किसके लिए थी? जो समाज के गरीब वर्ग है, समाज के वंचित वर्ग के लिए। प्लस जो असंगठित क्षेत्र के लोग थे उनके लिए।
असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए। इसमें क्या था, एक जब आपको पेंशन मिलती है तो क्या मिलती है, वित्तीय सुरक्षा। वित्तीय सुरक्षा किस भविष्य की, क्योंकि इसमें तुरंत लाभ तो नहीं मिलता ना। इसके लिए योग्यता क्या थी, योग्यता रखी गई थी इसमें 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच अगर आप हैं तो करवा सकते हैं। और इसमें देना पड़ेगा आपको प्रीमियम। कितना भुगतान देना पड़ेगा इसमें, तो योगदान इसमें फिक्स नहीं किया गया है, चाहे आप जितना चाहें आप दे सकते हैं, न्यूनतम कुछ समथिंग फिक्स किया गया था, तो उतना फिक्स नहीं है। तो जो आप भुगतान करेंगे प्रीमियम का, उसके हिसाब से आपको मिलेगी पेंशन। और पेंशन होगी 1,000 से 5,000 के बीच में। जितना आप किस्त देंगे प्रीमियम, उतने हिसाब से आपको मिलेगा 1,000 से 5,000 तक का पेंशन। कब मिलना शुरू होगा, ये पेंशन मिलेगी 60 वर्ष होने के बाद। तब तक आपको इसमें किस्त भरनी पड़ेगी। और अगर मृत्यु हो जाती है और निधन पर आपकी जो पति ने करवाया है तो पत्नी को मिलेगा, और पत्नी ने करवाया है तो पति को मिलेगा। इन दोनों को बोलते हैं स्पाउस। मतलब ये, अगर जो बीमा जिसके नाम पर हुआ वो मर जाता है तो उसके स्पाउस को मिलेगा बीमा, वो पेंशन मिलेगा, सॉरी। स्पाउस का मतलब पति हो या पत्नी जो भी है उसको मिलेगा। तो ये हो गया पूरा इसका जो योजना थी।